स्टडी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आज हम विदेशी साहित्य का अध्ययन करेंगे। विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी एवं रोमन साहित्य, चीनी एवं तिब्बती साहित्य, अरबी साहित्य को रखा गया है। आज हम विदेशी साहित्य के अंतर्गत समझेंगे कि यह किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होता है। यूनानी एवं रोमन साहित्य। यूनानी एवं रोमन साहित्य का वर्गीकरण सिकंदर के आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है, अर्थात सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के लेखक, सिकंदर के आक्रमण के समय आने वाले लेखक तथा सिकंदर के आक्रमण के पश्चात आने वाले लेखक। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व आने वाले लेखकों में से हेरोडोटस, टीसियस, हिकैटियस तथा स्काइलेक्स का नाम प्रमुख है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निर्याकस, अरिस्टोबुलस, आनीसिक्रिटस का नाम प्रसिद्ध है। सिकंदर के पश्चात आने वाले लेखकों में से मेगस्थनीज, टालमी, प्लिनी, एरियन तथा जस्टिन का नाम आता है। चीनी साहित्य के अंतर्गत फाहियान, सुंगयुन, होंगसान, मातवालिन, इत्सिंग, चाओ जू कुआं का नाम आता है। तिब्बती साहित्य के अंतर्गत कंगयुर एवं तंगयुर के लेखक लामा तारानाथ का नाम प्रसिद्ध है। अरबी साहित्य के अंतर्गत सुलेमान, अल मसूदी, इब्न खुर्दाब अल तथा अल बुरूनी का नाम प्रसिद्ध है। आइए अब हम विदेशी साहित्य का अध्ययन एक एक करके समझते हैं। यूनानी एवं रोमन साहित्य। यूनान के प्राचीनतम लेखों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राजवैद्य था तथा उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। उसका विवरण अधिकांशतः अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं, क्योंकि इन लेखकों का उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था, अतः इनका वृत्तांत यथार्थ है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस का नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें भी मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि लेखकों की कृति में प्राप्त होते हैं। इंडिका वस्तुतः यूनानियों द्वारा भारत के संबंध में प्राप्त ज्ञान राशि में सबसे अमूल रत्न है। डाइमेकस, जो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में, तथा डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी, फिलेडेल्फस का राजदूत, अशोक के दरबार में आया था। अन्य ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रन सी, टालमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पेरिप्लस का लेखक 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उसके बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए उसका विवरण बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। आइए अब हम चीनी लेखकों के बारे में समझते हैं। चीनी लेखक। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें से 4 के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं: फाहियान, सुंगयुन, हुएनसांग तथा इत्सिंग। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। वह देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताता है। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत में आया था और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हुएंगसान का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासन काल में
629 ईस्वी के लगभग आया था और उसने 16 वर्ष तक यहाँ निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर अध्ययन किया। उसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। उसके मित्र हुइली ने हुएंग की जीवनी लिखी है, जो हर्षकालीन भारत की दशा का ज्ञान के लिए एक प्रमुख स्रोत है। आइए अब हम समझते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण में हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे लेखकों में अलबरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी था। प्रारंभ में उसने साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन किया तथा इन विद्याओं में निपुणता हासिल की। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। 1070 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। अनेकों लोग बंदी बनाए गए तथा जिनमें से अलबरूनी भी एक था। महमूद उसकी योग्यता से अत्यंत प्रभावित हुआ था। उसने उसे राज ज्योतिषी का पद नियुक्त कर दिया। भारतीय तथा यूनानी दोनों ही पद्धतियों से उसने ज्योतिष का अध्ययन किया तथा निपुणता प्राप्त की। गणित, विज्ञान एवं ज्योतिष के साथ साथ ही अलबरूनी अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, किंतु उसका दृष्टिकोण महमूद से पूर्णतः भिन्न था तथा वह भारतीयों का निंदक न होकर उनकी बौद्धिक सफलताओं का महान प्रशंसक था। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में उसकी गहरी दिलचस्पी थी तथा गीता में वह विशेष रूप से प्रभावित हुआ। भारतीयों के दर्शन, ज्योतिष एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान की वह प्रशंसा करता था। अलबरूनी सत्य का हिमायती तथा अपने विचारों का पक्का था। उसने भारतीयों से जो कुछ भी सुना उसी के आधार पर उनकी सभ्यता का विवरण प्रस्तुत किया है। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज जिसको कहते हैं में उसने यहाँ के निवासियों के बारे में दशा का वर्णन किया है और उसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश पड़ता है। ज्ञात होता है कि उसके समय में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था तथा बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अपने विवरण में वह बौद्ध धर्म का बहुत कम उल्लेख करता है। हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख वह करता है तथा बताता है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथों कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ बातें ज्ञात होती हैं, किंतु उसके विवरण ऐतिहासिक नहीं लगते। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उसका वृत्तांत पांड्य इतिहास के अध्ययन में उपयोगी है। धन्यवाद।